नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मानु तेवतिया। लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होना है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने आखिरी दांव खेल रही हैं। इसी बीच आज बीजेपी ने विकसित भारत के संकल्प के साथ अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। वहीं कांग्रेस पहले ही लोकसभा चुनाव के लिए न्याय पत्र जारी कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी विकसित भारत की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस न्याय की बात कर रही है। चुनाव में जनता किस पर भरोसा करेगी? तो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 पार का जो लक्ष्य रखा है उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो संकल्प पत्र के नाम से जारी कर दिया है। कांग्रेस के न्याय पत्र के जवाब में बीजेपी का यह संकल्प पत्र देखा जा रहा है। कांग्रेस के न्याय पत्र का जवाब बीजेपी का GYAN यानी कि गरीबों, युवाओं, किसान और नारी के शुरुआती अक्षरों को मिलाकर बना है। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी ने घोषणा पत्र जारी किया और इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र के 4 मजबूत स्तंभ युवा, नारी, गरीब, किसान, इन 4 स्तंभ पर फोकस है। बीजेपी के संकल्प पत्र में नारी वंदन अधिनियम, पीएम सूर्यघर योजना, मुफ्त राशन, पानी और गैस कनेक्शन, 0 बिजली बिल की गारंटी, कॉमन सिविल कोड, 3 करोड़ लखपति दीदी, कॉमन सिविल कोड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ईवी तकनीक पर जोर दिया गया है। पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। मैं राजनाथ जी और उनकी पूरी टीम को भी इस उत्तम मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर में से लाखों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रति अप्रतिम विश्वास रखते हुए जो सुझाव भेजे, इस संकल्प पत्र को बनाने में सक्रिय भागीदारी निभाई, इसके लिए भी देश के लाखों ऐसे सक्रिय नागरिक अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। कांग्रेस ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा के दौरान किए वादों को आधार बनाकर अपना घोषणा पत्र तैयार किया है। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहां कहीं भी हम गए, इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। जो भी भ्रष्ट हैं वो सब बीजेपी में जा रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं
कि पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली उनके हाथों में हो। अब हमारे बैंक अकाउंट बंद कर दिए, हमारे पास ओरिजिनल रास्ता जो था वही हमारा रास्ता है। तो लोकसभा चुनाव 2024 गारंटी वर्सेस गारंटी हो गया है, क्योंकि राहुल गांधी की तरफ से भी गारंटी दी गई है देश की जनता को, और अब मोदी की गारंटी भी सामने आ गई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये 24 कैरेट गोल्ड जैसी गारंटी है, एकदम खरी, जिनको पूरा किया जाएगा। और कौन कौन से वो संकल्प हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी बता रहे हैं। मुफ्त राशन, पानी, गैस कनेक्शन, जीरो बिजली बिल की गारंटी भी दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। कॉमन सिविल कोड का वादा किया गया है कि सरकार में आए तो इसको लागू करेंगे। पारदर्शी परीक्षा पर भी फोकस किया गया है। जो लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं पेपर लीक की, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर भी चर्चा की गई है। 3 करोड़ लखपति दीदी आने वाले दिनों में बना दी जाएंगी पूरे देश में। भारत की सभी भाषाओं में उच्च शिक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, और इसके अलावा 3 करोड़ और नए घर बनाए जाएंगे। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। मध्य प्रदेश की तरफ से हमारे साथ घनश्याम पिरोनिया जी हैं, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी। कुणाल चौधरी जी हैं हमारे साथ, पूर्व विधायक कांग्रेस पार्टी। सत्यप्रकाश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है। और छत्तीसगढ़ की तरफ से हमारे साथ हैं संदीप शर्मा, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए। बाबूलाल शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पहले मैं मध्य प्रदेश के गेस्ट से शुरुआत करना चाहूंगी। कुणाल चौधरी जी, आपके पास आती हूं। भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मोदी की गारंटी यानी कि 24 कैरेट गोल्ड की गारंटी, क्या कहेंगे आप? देखा है आपने बीजेपी का घोषणा पत्र? देखिए, मुझे लगता है आजकल जी, मैंने थोड़ा जितना देखा है अभी तक उसके अंदर, तो मुझे लगता है कि बीजेपी जो कह रही है कि 24 कैरेट गोल्ड, तो ये 24 कैरेट गोल्ड भी जो नकली आने लगा है ना, वो 24 कैरेट गोल्ड होगा। अभी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि मोदी जी आए, मेरे क्षेत्र में आए, मेरे जिले में आए और जाके गारंटी देके गए थे कि 2700 रुपए क्विंटल गेहूं। नहीं, नकली भी होगा, मतलब मोदी जी की गारंटी अगर वो हो तो वो भी नकली हो गया होगा। ये स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में 2700 रुपए क्विंटल गेहूं की कह के गए थे, आज 2275 है, तो समझ में नहीं आ रहा। 3100 रुपए क्विंटल धान की कह के गए थे, उसके अंदर वो गारंटी लेके गए थे कि ये मोदी की गारंटी है, शिवराज की गारंटी है। यही शेरपुरा के में अंदर आए थे 2017 में और कह के गए थे किसान की लागत आधी कर देंगे, कीमतें दुगनी कर देंगे, रोजगार की 10 बार बोल के गए। 2014 के वादे देखे, 2019 के वादे देखे, और रोज वादों को देख देख के जो गारंटियों की बात है, इनकी गारंटियों से भरोसा उतर गया। आज से पहले कहा था कि 2022 तक हर व्यक्ति को पक्का मकान दे देंगे, आज 3 करोड़ घरों का वादा फिर करा। इसका मतलब सीधे कहा है उन्होंने कि हम अभी तक घर दे नहीं पाए और बना नहीं पाए, इसलिए हम 3 करोड़ नए घर बनाने का वादा करेंगे। बड़ी बात कही इन्होंने, बुलेट ट्रेन का विस्तार करेंगे। अरे जो ट्रेन चली नहीं है उसका विस्तार कैसे करोगे? मतलब बुलेट ट्रेन आज तक आपने, आपके चैनल ने कहीं देखी हो, कहीं चल रही हो, कहीं देश के अंदर दिख रही हो, चल रही हो, उसका विस्तार करोगे जो ट्रेन आज तक चली नहीं है। मतलब ये स्वामीनाथन आयोग के हिसाब से एमएसपी देने के लिए 10 साल से सत्ता में हो। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कब से आ चुकी है? कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति है, फिर कहा कि 5 साल मुफ्त राशन देंगे, मतलब 5 साल तक 80 करोड़ परिवारों को फिर गरीबी में रखने का काम करेंगे। पहले जब 400 रुपए गैस की टंकी थी, हाँ। और कह के गए थे कि 200 कर देंगे, अब 1000 हो गई। अभी राजस्थान, मध्य प्रदेश में गारंटी देके गए थे 450 रुपए की गैस की टंकी मिलेगी, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, उसका क्या हुआ? तो गारंटी मतलब झूठ की गारंटी मोदी जी ने ली है। और बाबा साहब के आज के दिन इस देश के संविधान का कत्ल करने के लिए, ठीक है कुणाल चौधरी जी, समाप्त कीजिएगा। हाँ, मैं टोकना नहीं चाह रही हूँ, इसलिए कंक्लूड कर लीजिए। बाबा साहब अंबेडकर के उन सपनों पे कुटराघात है जिसे कत्ल करने की कोशिश बीजेपी की है। घनश्याम पिरोनिया जी, वो कह रहे हैं कि आपकी गारंटी नकली है, 2019 में किए वादे तो पूरे नहीं किए आपने, तो 2024 में क्या पूरा करेंगे? घनश्याम पिरोनिया जी। हाँ, कुणाल जी अभी बोल रहे थे, तो ये क्या है, असल में मन में जैसी भावना जैसी रहती है जिसकी, वो उसका प्रकटीकरण करते हैं। आज बाबा साहब की जन्म जयंती के अवसर पर
नवरात्रि के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, कहीं ना कहीं कांग्रेस उससे विचलित है, क्योंकि हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने जिनको आधार बना करके, जिनके विकास के कल्याण के लिए, काम के लिए हम लोगों ने कहा है, वो नारी शक्ति हो, युवा शक्ति हो, गरीब हो, किसान हो, इनका कल्याण करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कभी इनके कल्याण के बारे में विचार ही नहीं किया है, और इसलिए वो केवल जो है इस प्रकार का जो है अपना बयान दे रहे हैं कि मोदी जी की गारंटी। अरे भाई, मोदी जी की गारंटी को जनता स्वीकार कर रही है, आप नहीं समझ पा रहे हो, आप नहीं स्वीकार कर पा रहे हो, तो यह आपकी समझ से परे है। लेकिन जो जो संकल्प, जो जो घोषणा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने किए हैं, उनको पूरा करने का काम किया है, और उसी का ये समय है कि जनता उन पर विश्वास करती है। जनता मोदी ने जो कहा है, मोदी जी ने जो किया है, उन पर विश्वास करके, और हमारी सरकार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित जो बनी है, उसी का परिचय है। और आप देखेंगे आने वाले समय में इस लोकसभा चुनाव, वो ये पूछ रहे हैं कि 2019 में जो वादे किए थे उनका क्या हुआ, अब बता दीजिए कौन कौन से वादे पूरे हो गए हैं। मैं कह रहा हूँ, हम लोगों ने हमारे संकल्प पत्र में जो जो बड़े बड़े वादे किए थे, अब इनको दिखाई नहीं देता है। इन्होंने कहा गरीबों को मकान भी, अरे भाई, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से गरीबों का कल्याण हुआ कि नहीं? इंदिरा कुटीर आती थी, एक इंदिरा कुटीर अंधा बांटे रेवड़ी और चीन चीन कर दे। आज प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हमने लाखों करोड़ों लोगों को मकान देने का काम किया। आयुष्मान योजना के माध्यम से गरीबों को उपचार कराने का काम किया। और तो और आप देखेंगे लाडली बहना का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ, कहीं ना कहीं उसका नकल करने का काम कांग्रेस करती है, जिसमें जनता उनको कभी सफल नहीं होने देना चाहती है। आप निश्चिंत रहें कि नरेंद्र मोदी जी की जो गारंटी है, हमारे संकल्प पत्र, हमारे घोषणा पत्र में जो आगामी वर्षों का जो विजन हमारे मोदी जी ने दिया है, उसको हम सब लोग पूरा करने का बिल्कुल भरसक प्रयास रहेगा। ठीक है घनश्याम जी। सत्यप्रकाश शर्मा जी, मैं चाहूंगी कि अब दोनों ही पार्टियों के घोषणा पत्र सामने हैं, तो आप विश्लेषण कीजिएगा, क्योंकि देखिए घोषणा पत्र जारी कर दिया, ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ पेपर, बट आप किसकी गारंटी पर जनता भरोसा करती है, कोई कैसे जनता के बीच में डिलीवर कर पाता है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सत्यप्रकाश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपको शायद अनम्यूट करना होगा, एक बार देख लीजिए। यस, थैंक यू। जी। देखिए, बीजेपी ने आज जो मैनिफेस्टो रिलीज किया है, हाँ। उसका महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद जो योजनाएं थी, चाहे वो स्वनिधि हो, पीएम आवास हो, मुद्रा योजना हो, इन योजनाओं पर उसका फोकस दिख रहा है इसमें कि इनको एक्सटेंड किया जाएगा। मैं कहने का मतलब है कि इन योजनाओं के बाद से मोदी के चेहरे पर कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी प्रफुल्लित दिखती है। इसी कारण उन चीजों को दोबारा लिया गया। लेकिन महत्वपूर्ण चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाना, भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ, इनके 3 महत्वपूर्ण चीज थी। एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, कंस्टिट्यूशन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या, और तीसरा था इम्पोज यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो ये तीसरी जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, उसकी तरफ पार्टी दिख रही है इस मैनिफेस्टो में। एक महत्वपूर्ण, यानी कि ये उसकी आइडियोलॉजी है, हिंदुत्व की तरफ जो बढ़ती है या नेशनलिज्म की तरफ जो बढ़ती है, उसकी तरफ बढ़ने का एक बड़ा दिशा उसने इस मैनिफेस्टो में इस मार्फत दी है। अब आपने प्रश्न पूछा कि न्याय पथ या बीजेपी का संकल्प पत्र, इन दोनों में जनता किस पर भरोसा करेगी? देखिए, जनता के भरोसे की बात तो उस बात पर डिपेंड करेगी कि कौन पार्टी, कांग्रेस या फिर मैन अपोनेंट पार्टी, मध्य प्रदेश में तो यही है भारतीय जनता पार्टी के सामने, कि कौन अपनी डिलीवरी से जनता को कन्विंस करने में सफल होगी। देखिए, कांग्रेस के साथ एक समस्या दिखती रही है मुझे पिछले समय में। पिछला चुनाव आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच मध्य प्रदेश की असेंबली का देखा। ये लग रहा था, सभी लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद इस समय भारतीय जनता पार्टी ना आ पाए, कांग्रेस लंबी जीत की तरफ बढ़ रही है। ये ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस का
और संगठन भारतीय जनता पार्टी का उतना ही अग्रेसिवली फील्ड पर जाना। दूसरी चीज, तीसरी चीज, कांग्रेस का मैनिफेस्टो वाकई बहुत जबरदस्त था, लेकिन डिलीवरी कहीं ना कहीं वीक रही। आज भी आप देखेंगे कि लोगों तक जाएंगे तो कितने दिन हो गए आज मैनिफेस्टो आए कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस की जो गारंटीज है 25 या जो 5 पिलर्स ऑफ जस्टिस हैं, इनके बारे में आप एक कॉमन आदमी से पूछें तो शायद उस तक ये चीज नहीं पहुंच पा रही है। हाँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत संगठन के साथ अपने मैनिफेस्टो को या मोदी की गारंटी, चूंकि मोदी एक बड़ा चेहरा देश के अंदर बन तो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो उस चेहरे को लोग पहचानते हैं। और जब ये जिक्र चल पड़ा हो कि मोदी की गारंटी, हर चीज पे आप देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कम, लोग मोदी की गारंटी, इसीलिए कैंडिडेट के चेहरे पर कम, लोग मोदी के चेहरे पर कितना भरोसा करेंगे उनकी गारंटियों पर, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, संदीप शर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता छत्तीसगढ़ से। संदीप शर्मा जी, आपका संकल्प पत्र और कांग्रेस का न्याय पत्र, क्या आपका संकल्प पत्र काफी है छत्तीसगढ़ में मिशन 11 को अचीव करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे भारत देश में जो है भारतीय जनता पार्टी को अब की बार 400 बार पार कराने के लिए पर्याप्त है। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। केंद्र की हमारी सरकार ने पिछले 10 साल में जो कुछ भी वायदे किए जनता से, वो सारे वायदे जनता के सामने हमने पूरा किया। अब सवाल बार बार पूछते हैं कि आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। जो लोग सवाल पूछते हैं उनको पता होना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 साल में देश में जो है खुले शौचालय मुक्त देश बना दिया। सबके घर में आज शौचालय हो गया। हमारे देश की जिन महिलाओं को रोज चूल्हा फूंक करके जिनकी आंखें चूल्हा के धुएं से खराब होती थी, उन समस्त बहनों के लिए और माताओं के लिए लगभग 10 लाख सिलेंडर जो है 10 करोड़ सिलेंडर मुफ्त में बांटने का काम किया। मकान पक्के दिए हैं, 5 करोड़ से ज्यादा के मकान हमारी सरकार ने बना करके गरीबों को दिए हैं। आपको पता होगा इसके पहले जो सरकारें थी जो मकान बना करके देती थी, वो मकान के लिए केवल ईंट बल्ली और टीन के चादर दिया करती थी, और जो 2-4 साल के बाद कहां उड़ करके जाता था पता नहीं चलता था, और पूरी तरह से भ्रष्टाचार होता था। लेकिन यही तो मोदी जी की खासियत है, खाऊंगा ना खाने दूंगा, भ्रष्टाचार होने नहीं दूंगा। कांग्रेस के जमाने में क्या होता था, केंद्र की सरकार 1 रुपया भेजती थी, गरीब तक 15 पैसा पहुंचता था। आज मकान बनाने के लिए केंद्र की सरकार अगर कहीं 2.5 लाख भेजती है तो पूरा का पूरा 2.5 लाख गरीब के खाते में पहुंचता है। और जो पक्के मकान गरीबों ने आज बनाए हैं, हाँ। वो तो अपने जीवन काल में रहेंगे ही, आने वाली 4 पीढ़ी उनकी रहेगी। मुफ्त में इलाज किए, आयुष्मान भारत कार्ड बना। ये जो ट्रेन की बात कर रहे हैं ना, जो पटरी पर नहीं आई, आज वंदे भारत की कितनी ट्रेनें चल रही है। देश में जो पटरियों की हालत थी उसको कितना सुधार हुआ है। आज जाकर के लगता ही है कि रेलवे स्टेशन नहीं गए हैं। बड़े बड़े रेलवे स्टेशन में आज जाकर के देखेंगे तो ऐसा लगता है मानो कोई हम हवाई अड्डा आ गए हैं। ये सारी चीजें आज कांग्रेस पार्टी को दिखाई नहीं पड़ती, और ये साफ है कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि जितने भ्रष्टाचारी उनको सबको जेल भेजूंगा, भेज रहे हैं। और जब भेज रहे हैं तो सारे के सारे जो भ्रष्टाचारी हैं वो एकजुट होकर के केवल नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। उनके पास ना कोई एजेंडा है, ना कोई नीति है, और ना इनकी कोई नियम है। केवल मोदी जी हट जाएं और हम अपना भ्रष्टाचार करते रहें। ये जो है आज कांग्रेस पार्टी की जो है चेहरा, चाल और चरित्र हो गया है। ठीक मैं है, आपको बताना चाहूंगा, नहीं आप पूरी कर लीजिए बात। अभी छत्तीसगढ़ में जो पिछले 5 साल कांग्रेस की सरकार रही है, हाँ। राहुल गांधी 5 साल पहले आकर के छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किए थे कि हर किसान के जो है खेतों के सामने हम जो है वहां पर फूड प्रोसेसिंग केंद्र लगवा देंगे, जहां किसान अपने उत्पाद बेचेंगे। एक भी फूड प्रोसेसिंग केंद्र पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं लगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, महिलाओं को इन्होंने 500 रुपए मुफ्त में देने का कहा था, किसी महिला को 1 रुपया नहीं मिला। महिला स्व सहायता समूह की बहनों के कर्जे माफ करने की बात कही, एक जन का माफ नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में शराब बंद कर देंगे कहते, कोई शराब बंदी नहीं हुई। बुजुर्गों को 1500 रुपए महीना पेंशन देने की बात इन्होंने बड़ी बड़ी बात कही थी, किसी बुजुर्गों को 1500 तो 15 रुपया नहीं मिला। और यही कारण है कि राहुल गांधी आज छत्तीसगढ़ में मुंह छुपाए घूमते हैं। वो छत्तीसगढ़ आने से कतराते हैं, और उनकी यही जो है गलत बयानी के कारण कांग्रेस जो है बुरी तरह से परास्त हुई है, और आज छत्तीसगढ़ में जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ठीक है संदीप शर्मा जी, भरोसा केवल मोदी जी की घोषणा पर है। ठीक है, अमित श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए छत्तीसगढ़ से। ठीक है संदीप शर्मा जी। अमित श्रीवास्तव जी, आपको कैसा लगा भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी?
देखिए मनु जी, सबसे पहले तो संकल्प पत्र का नाम माफी पत्र होना चाहिए, क्योंकि पूर्ववर्ती में जो भी इन्होंने वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए। अभी मेरे बहुत ही सम्मानित भाजपा के प्रवक्ता बड़े भाई कह रहे थे कि भ्रष्टाचार पे वार उन्होंने किया है और हम आगे भी करते रहेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिसका नाम लेके प्रधानमंत्री जी कहा करते थे कि महाराष्ट्र में 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ है, और जिस अजीत पवार जी का वो नाम लेते थे, 3 दिन बाद उन्हें डिप्टी सीएम बना दिया गया। और वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे फर्नांडिस साहब क्या करते थे, चक्की पीसिंग, अब उनके साथ खुद वो सरकार चला रहे हैं। तो भ्रष्टाचार पे तो पूरी तरीके से इनका मामला फेल है। जिस प्रकार से असम में इन्होंने जिनके ऊपर आरोप लगाया था, आज उनके मुख्यमंत्री है। शिवेंदु अधिकारी पे इन्होंने आरोप लगाया था, नादा सादा स्कीम का इनके नेता प्रतिपक्ष है। तो भ्रष्टाचारियों का, अब तो आपने कहा ना मोदी जी की गारंटी, तो अब तो देश की जनता कह रही है कि मोदी जी की गारंटी का मतलब है भ्रष्टाचारियों की सुरक्षा की गारंटी। अब दूसरा चीज आपको बताता हूं, इस संकल्प पत्र में जिस प्रकार से इन्होंने कहा है विकसित भारत के 4 स्तंभ, उसमें इन्होंने कहा है किसान भाइयों को इन्होंने कहा था 2022 तक आय दुगनी करेंगे, लागत दुगनी कर दी। और जिस प्रकार से काले कानून लाए गए, 750 किसानों की जान चली गई, और जिस प्रकार का आरोप किसान भाइयों पे लगाया गया वो पूरे देश ने देखा है। तो ये किसान हितैषी नहीं है, किसान विरोधी लोग हैं, ये भी किसान भाई समझता है। दूसरा इन्होंने कहा कि हम महिला सुरक्षा जो खिलाड़ी हैं उनको विशेष सुरक्षा देंगे। हमने देखा हमारी मातृ शक्तियों के साथ जिस प्रकार से दिल्ली में व्यवहार इनकी सरकार के द्वारा किया गया था, और उसके बाद आज अगर ये कहते हैं कि महिला सुरक्षा, तो कोई भी इनके ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ट्रस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस सांसद के साथ खड़े थे जिसका नाम उस पूरे उसमें आया था, महिला खिलाड़ियों ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे। और रही बात, दूसरा चीज इन्होंने कहा युवा शक्ति, हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देके इन्होंने वादा करके आए थे मनु जी, लेकिन देखिए 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, 14 करोड़ लोगों का ये रोजगार खा गए। और अगर इतना अच्छा सुशासन ये चलाते तो 75 साल के अमृत काल में 65 साल, मान लो इनकी 10 साल इनकी सरकार रही, तो जो 65 साल में 65 लाख करोड़ रुपए कर्ज था, आज वो 205 लाख करोड़ कैसे हो गया, ये भी इनको बताना चाहिए। रही बात एक आपको बहुत कहता हूं, इन्होंने कहा है रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के तहत हम चलाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि लगातार जिस प्रकार से इन्होंने 16 लाख करोड़ रुपए अपने कॉर्पोरेट मित्रों का माफ किया है, 24 साल तक मनरेगा का उस पर काम हो सकता था। तो रही ये सरकार, युवाओं के साथ भी इन्होंने छलने का काम किया है। और रही बात अब गरीबों की, गरीब इनका चौथा स्तंभ इन्होंने गरीब लिखा है। हाँ। गरीबों के साथ कैसा इन्होंने अन्याय किया, थाली से रोटी गायब कर दी, 150 रुपए किलो का टमाटर तक बिका। जिस प्रकार से महंगाई, लोगों की घटती कमाई और बढ़ती महंगाई पे ये कुछ नहीं कहते। तो लगातार गरीब इनको कहता है, इनकी सरकार आने के बाद अमीर और अमीर हुआ है, गरीब और अमीर और अमीर हुआ है। तो अब लोग कहते हैं कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। ठीक है, इसका जवाब तो संदेश शर्मा जी देंगे, लेकिन मैं बाबूलाल शर्मा जी को भी शामिल कर लेती हूं। बाबूलाल शर्मा जी, आपका विश्लेषण मैं चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों ही संकल्प पत्र सामने हैं, जो मेन जो पार्टी है बीजेपी भी और कांग्रेस भी, लेकिन ये लड़ाई गारंटी वर्सेस गारंटी की ही है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि दोनों दलों ने जो है गरीब, युवा, किसान और महिलाओं को केंद्र में रखा है। उन्हीं के लिए उन्होंने बात की है। हाँ। महिलाओं पर जो है कांग्रेस का बड़ा फोकस है, उसने 1 लाख रुपए देने की बात की है। हाँ। और सरकारी रोजगार देने का वायदा युवाओं से किया है। ये बड़े वायदे जो है कांग्रेस सरकार ने किए हैं। और जहां तक पीएम मोदी का सवाल है और भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, तो इसमें जो है उन्होंने एक बात कही है जिसको बड़े ध्यान देने की बात है। उन्होंने कहा 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए। तो ये एक ऐसा तथ्य है जिसमें उन्होंने मांगा है कि उन्होंने 2024 का चुनाव भी आप जिताइए, 2029 का भी जिताइए, 35 का भी जिताइए, 40 का भी जिताइए और 45 का भी जिताइए। और अगले 2 साल और मैंने 6वां भी चुनाव जो है उन्हें जिताना होगा, तब विकसित भारत का सपना मैं साकार करके दूंगा। ये एक बहुत बड़ी बात के अंदर है। उन्होंने कहा निवेश से नौकरी तक। इसका अर्थ जो है वो स्पष्ट नहीं है कि निवेश किस तरह होगा और नौकरी किस तरह मिलेगी। फ्री राशन जारी जो आज भी है और कल भी रहेगा, जैसा था वैसा रहेगा, इसमें कोई बदल नहीं है। मुद्रा लोन में उन्होंने 10 से 20 लाख किया, एक बहुत अच्छा काम जो है युवाओं के लिए जो है एक आकर्षण का विषय जरूर है। हाँ। उन्होंने 2 नारे दिए हैं, देखिए आप, दोनों भावनात्मक नारे हैं। वो नारे हैं जिसे कोई नहीं पूछता उसे मोदी पूजता है, और दिल से बड़ा देश है। ये दोनों भावनात्मक नारे जो है वो जनता के बीच छोड़े हैं। कितना प्रभाव पड़ेगा ये तो जनता ही बता पाएगी, चुनाव ही बता पाएंगे।
और बहुत बड़े दृष्टिकोण से जो है इन्होंने कहा है कि 4 करोड़ पक्के मकान हमने दे दिए हैं और 3 करोड़ और देंगे। ये भी एक आकर्षक नारा है, आकर्षक वायदा है जो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका असर क्या होगा? अगर 4 करोड़ मकान मिले हैं तो निश्चित रूप से 3 करोड़ मकान और मिलेंगे, ये भावना लोगों के अंदर जागेगी और इसका प्रभाव पड़ेगा। कांग्रेस और इसमें एक ही चीज समान है कि गरीब, युवा, किसान और महिलाओं पर ही इन दोनों ने फोकस किया है। और निश्चित रूप से सम्मान निधि पर भी इन्होंने जो कहा है कि हम बढ़ाएंगे, कितना बढ़ाएंगे अभी नहीं लिखा है। और पूरा जो संकल्प पत्र है, मुझे ओवर कॉन्फिडेंस इसमें बहुत दिखता है और जनता के बीच भी ओवर कॉन्फिडेंस जताने का प्रयास इसमें दिखाई दिया है। और जो ठीक है, वक्त की कमी, एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है। मैं ब्रेक के बाद आपको पूरी बात करने का समय दूंगी। इस चर्चा को लगातार हम जारी रखेंगे क्योंकि घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और महत्वपूर्ण यह है कि कौन अपने घोषणा पत्र को बेहतर तरीके से जनता के बीच में ले जाता है। एक छोटा सा ब्रेक लेने का ही मत जाइए, चर्चा जारी। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। हम चर्चा कर रहे हैं संकल्प पत्र वर्सेस न्याय पत्र पर। बाबूलाल शर्मा जी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं बाकी प्रवक्ताओं के पास और वरिष्ठ पत्रकार के पास जाती हूँ। बाबूलाल शर्मा जी, मैं जो कह रहा था, एक सिस्टम जो बनाया है ऑनलाइन का, निश्चित रूप से राशि का कुछ ये मायने में एकदम सफल दिखाई दे रहा है, जो सही है। हाँ। 1 रुपए और 15 पैसे की बात जो ईमानदारी के साथ राजीव गांधी ने स्वीकार की थी, उस बात को ये जो है सिस्टम में सुधार आया है।
इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक बात उसमें और कही गई है कि बिजली से कमाई की जाएगी। ये इशारा दिखता है मुझे, मेरे सोच के अनुसार, कि सब्सिडी बंद करने का इशारा है, और इसका असर जो है छत्तीसगढ़ पर पड़ेगा, क्योंकि बिजली बिल हाफ की जो योजना यहाँ पर है उसमें बाधा पहुंचेगी, और सब्सिडी अगर बंद होगी तो निश्चित रूप से बिजली बिल आधा का जो योजना है वो ठप पड़ जाएगी। हमारे प्रदेश के हिसाब से ये जो है हमको ये नुकसान होगा। और जहां तक भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी जो कहा है, निश्चित रूप से ये इसमें इशारा दिखता है। जब केंद्र सरकार कह रही है कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई जारी रहेगी, मतलब ईडी की कार्रवाई केंद्र सरकार के निर्देश पर हो रही है, ये उन्होंने एक आंतरिक रूप से स्वीकार किया है। पाइप से घर घर गैस, सस्ती ये गैस जाने की बात जो है, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। अगर ये लागू होती है और इस पर विश्वास लोगों का बढ़ता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को ये बहुत फायदा पहुंचा सकती है। और ट्रांसजेंडर को इलाज के लिए जो है 5 लाख का योजना दी गई है, ये एक अच्छी पहल है, अच्छा संकेत है ये जी। ठीक है। कुणाल चौधरी जी, जो सत्यप्रकाश जी कह रहे हैं कि आपका न्याय पत्र काफी दिन पहले आ चुका है, लगभग 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या जनता को यह पता है कि कांग्रेस अगर सरकार में आएगी तो कौन कौन से लाभ उनको मिलने वाले हैं? बात हो रही है डिलीवरी की। आपने घोषणा पत्र जारी कर दिया, आपने संकल्प पत्र जारी कर दिया, न्याय पत्र जारी कर दिया, लेकिन लोगों को उस बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना कुणाल चौधरी जी। देखिए, स्पष्ट है हर चीज की जानकारी और जनता के बीच में कार्यकर्ता दिन भर लेके जा रहा है, पर सवाल ये हो चुका है कि पहले पत्रकार जो संकल्प पत्र लाते थे, जो ये लाते थे, इसके ऊपर सवाल पूछते थे कि पिछली बार का क्या हुआ। ये इनका घोषणा पत्र तो जुमलों का कॉम्बो पैक हो गया है। यही 2019 में करा था, यही 2014 में करा था। चौधरी जी, आप अगर बीजेपी के बारे में बात ही करते रहेंगे तो आप अपने बारे में कब बताएंगे जनता को? कुणाल चौधरी जी, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि 5 बड़े वादे जो आप जनता से कर रहे हैं, जब आप सरकार में आएंगे, हाँ बताइए। बिल्कुल बताइए। 30 लाख रोजगार की हमने बात करी जो खाली पद पड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें रोजगार के कोई रोजगार का राह का जिक्र नहीं है। ये जो बड़ी बड़ी बातें अभी कर रहे थे कि जो घर का, अरे एक घर की योजना, एक बीजेपी का प्रवक्ता यहाँ पे झूठ बोल रहा है 2.5 लाख रुपए। अरे गांव में जाके देखो 1 लाख, मेरे को बात करनी पड़ेगी ना। नहीं, मेरे को जो झूठ बोलेंगे उसको तो करना पड़ेगा। 1,20,000 रुपए गांव में मिल रहे हैं, जो ये मनमोहन सिंह जी 2011 में इस योजना को लागू करके गए थे 5 साल के लिए, और उसके पैसे बढ़ाने से बाद में वो भी नहीं बढ़ाए, और जो 5 साल में खत्म कर दी थी उसे 10 साल में करे। आज फिर कह रहे हैं पक्के वादे का जो करके गए थे, तो क्यों नहीं बात करेंगे? हमने 30 लाख रोजगार की बात करी, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की बात करी, देश के अंदर किसान का कर्जा माफी, एमएसपी से लेके स्वामीनाथन से लेके हर चीज को करने का काम करा। भारतीय जनता पार्टी ने किसान को जो वादे करे थे उसका क्या हुआ? क्यों बात नहीं करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री जो कह के गया कि किसान की लागत, अरे लागत आपने जो यूरिया है, जो डीएपी है, पहले डीएपी 400 की आती थी, वो 1400 की डीएपी कर दी। यूरिया 50 किलो की घटा के उसको 40 किलो की कर दी। जो सोयाबीन में 1000 की लागत पे 4,500 रुपए कुंटल बेचा करता था, वो 3,000 की लागत पे आज 3,000 रुपए कीमतें कर दी। जो सोयाबीन हो, गेहूं की कीमतें हो, जिस तरीके से झूठ की गारंटी लेके गए, अभी मध्य प्रदेश में जो गारंटियां लेके गए थे उसका क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती कि जो मोदी जी गारंटी लेके जाते हैं उसे कभी पूरी नहीं करते। क्या उन्होंने 15 लाख की गारंटी नहीं कही थी? क्या उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की गारंटी नहीं कही थी? अभी बैक में किसी को सुन रहा था, वो मंदिर 370, अरे भैया 2 करोड़ रोजगार की बात तो बताओ कि बीजेपी ने करी थी। 10 साल में 20 करोड़ रोजगार किसको दिए? बात करने की बजाय अरे उनने 370, अरे 370 में वहां पे लद्दाख में कितने बड़े आंदोलन हो रहे हैं, वहां क्या हो रहा है इतना बड़ा? मणिपुर जल रहा है, उसका क्या हो रहा है? उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं, उसके ऊपर और ये कह रहे थे ईडी सीबीआई। अरे ईडी जो बड़े बड़े घोटालेबाज है, हेमंत शर्मा जैसे लोग, वो इनके यहाँ पे जाके वॉशिंग मशीन में ढूल रहे और बातें बड़ी बड़ी कर रहे। बुलेट ट्रेन की बात ठीक है कुणाल चौधरी जी, इतना बड़ा जुमला कुणाल चौधरी जी, मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आप जब जनता के बीच में जाएंगे, अगर ये बताएंगे ना कि बीजेपी ये नहीं कर रही, तो जनता आपसे पूछेगी ना कि आप क्या करेंगे, लेकिन आपने नहीं बताया। वो
हमने स्पष्ट 5 न्याय, मैं तो बता रहा हूं आपको, 30 लाख लोगों को रोजगार देंगे, युवाओं को अप्रेंटिसशिप करके 1 लाख रुपए साल के कितने लोगों को आप अभी तक बता पाए हैं? जो सत्यप्रकाश जी चिंता जता रहे हैं कि आपने इतने दिन पहले जारी कर दिया न्याय पत्र, लेकिन आप इसे लेकर कितने लोगों के बीच में गए हैं? कितने लोगों को जानकारी है कि कांग्रेस क्या देगी? देखिए ये सबसे ज्यादा जानकारी कांग्रेस की है, रोज जा रहे हैं, आज से कब से जारी हो चुका है, एक एक व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस से लेकर निचले स्तर तक कार्ड बंट रहे, गारंटी कार्ड बंट रहे, सारी चीजें बंटने का काम उस कार्ड को साहब लेकर ऐसे रख देते हैं लोग, पूछना चाहिए, ऐसे लेते हैं और ऐसे रख देते हैं, फिर उसको पढ़ते भी नहीं है। ये थोड़ा प्रैक्टिकल बातचीत कीजिएगा। आपको गलत फहमी होगी, नहीं ये थोड़ी प्रैक्टिकल बातचीत कीजिएगा। जनता पढ़ती नहीं है? ठीक है, जनता पढ़ती नहीं, आप ठीक है, आप जनता पढ़ती नहीं है क्या? आप जनता को समझ क्या रखा है? आपने जनता को क्या समझ रखा है? जनता बहुत समझदार है, जनता समझती है और समझ बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रही हूँ, जनता बहुत समझदार है। ठीक भी घनश्याम जी, काम करेगी। ठीक है घनश्याम जी। बिल्कुल कुणाल जी सही कह रहे हैं, जनता बहुत समझदार है और जनता सब समझती है, और इसलिए जनता जनार्दन जी लोकतंत्र में सर्वोपरि है, और सर्वोपरि होने के नाते ही वही जनता जनार्दन नरेंद्र मोदी जी को केंद्र में आशीर्वाद देती है और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देती है, जिससे हमारी सरकारें बनती है और हम सेवा करते हैं। आपके चिल्लाने से कुछ नहीं हो सकता कुणाल जी, आप खरीदे हुए जनादेश पे खरीदते हो, डराते हो, धमकाते हो, लूट करते हो, बाकी कुछ भी नहीं है। अरे ये बताओ बातों का क्या हुआ? 2700 रुपए कुंटल गेहूं का क्या हुआ? उसके ऊपर मुझे दही जम रहा है। रोजगार का क्या हुआ? 15 महीने आपने क्या किया? आपने 2 लाख रुपए देने का युवाओं से वादा किया था, आपने युवाओं को 2 लाख रुपए दिए क्या? आपने युवाओं को 2 लाख रुपए दिए क्या? आप तो केवल घर बजाने का काम करते हैं और इससे जनता आपकी बातों में आने वाली नहीं है, और इसलिए मोदी जी की जो गारंटी है, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है, और संकल्प पत्र को पूरा करके 3000 रुपए महिलाओं को देने का क्या हुआ? लाडली बहनों को आप निश्चिंत रहें, आपकी बातों में जनता आने वाली नहीं है। कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के कार्यकर्ता एसी में बैठे हो, एसी में बैठे रहना आप लोग, महिलाओं का 3000 का क्या हुआ? गैस की टंकी का क्या हुआ? बूथ 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ? 15 लाख का क्या हुआ? काले धन का क्या हुआ? हमने जो काम किए हैं, 2022 तक पक्के घर का क्या हुआ? सरकार ने जो काम किए हैं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो काम किए हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच जाकर झोली फैला कर वोट मांग रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं कि मोदी जी ने गारंटी दी है, उसको अगर बनाने से बड़ी बात कर रहे हैं, एयरपोर्ट भेज दी है, बात कर रहे हैं। ठीक है, अब दोनों रुक जाइए। सत्यप्रकाश शर्मा जी जो ठीक है, कुणाल जी 1 मिनट। बाबूलाल शर्मा जी जो कह रहे हैं कि पूरे जो संकल्प पत्र है मोदी की गारंटी कहिए या फिर, तो कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंट दिखता है। और एक बात जो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी है कि पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनेगा। अनम्यूट कर लीजिए सत्यप्रकाश जी। बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा, मैं इसी पर चर्चा करने वाला था जो आपने पूछ किया है। देखिए, देश में उत्तर प्रदेश एक मेजर पार्ट लोकसभा इलेक्शन में रखता है, 80 सीट्स हैं। आप देख रहे हैं अखिलेश यादव वहां पर ये जो पर्चा लीक इशू को फोकस कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं। आपने देखा राजस्थान में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पीछे ये एक मेजर इशू रहा है पिछले विधानसभा चुनाव। तो 2 जगह बीजेपी की सरकार है जहां पर ये ज्यादा चीजें सामने आती हैं। एमपी में भी है समस्या ये तो। हाँ, इस पर कानून लाने के लिए एमपी में उतना शायद रिपोर्ट नहीं हुआ कंपैरेटिवली 2 स्टेट्स के। तो जो कानून लाने की बात इस मैनिफेस्टो में की गई है वो कहीं ना कहीं अपोजिशन अलायंस के इस अटैक को लूज करने की तरफ एक बड़ा स्टेप बीजेपी का यहां दिखता है। कि हो सकता है कि आपको अखिलेश यादव ने कल कहा है, बिजनौर की एक रैली में उन्होंने कहा है कि अराउंड 1.80 करोड़ वोटर्स लूज कर सकती है भारतीय जनता पार्टी इस इशू के कारण। हाँ। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने इस पर कितना मतलब अग्रेसिवली कहें कि एक अटैक मार दिया है कि जिससे कि हम कानून लाएंगे तो वो चीज शांत हो सकती है।
दूसरी चीज आपको बताऊं, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जाता है, उसको उन्होंने कहा कि हम 5 साल जारी रखेंगे। ये भी उत्तर प्रदेश के ऊपर देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में जो इलेक्शन हुए, हाँ। उसमें जीत का कोविड का काल था, भारतीय जनता पार्टी की वहां पूर्वांचल में खासतौर इसका लाभ मिला था, क्योंकि उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को वहां मिला। 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। लेकिन यहां एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस, देखिए ओवर कॉन्फिडेंस तब कहा जा सकता है मेरे व्यू से कि जब उसको उन वादों पर जनता का आशीर्वाद ना मिला हो। 2019 का जो इलेक्शन था वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों से घूमता हुआ गुजरा है, और उस पर जबरदस्त भारतीय जनता पार्टी 303 सीट्स लेकर सत्ता में आई। तो वो तो उस उत्साह से भरे हुए हैं। तो तभी तो मैंने कहा, चाहे पीएम आवास योजना हो जिसमें 4 करोड़ देने का वादा किया, अब 3 करोड़ और देने का वादा हो, चाहे स्वनिधि में सिटीज में काम करने का अर्बन बॉडीज में था, अब वो ग्रामीण क्षेत्र में ले जाने की तरफ कह रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य आयुष्मान भारत योजना को भी उन्होंने एक्सपेंड किया है। सत्यप्रकाश शर्मा जी, लेकिन एक पूरे मैनिफेस्टो में कोई एक चीज, 1 या 2 पॉइंट ऐसे होते हैं जो अगर दोनों पॉइंट जनता के बीच में अच्छे से डिलीवर कर दिए जाएं तो एक माहौल बन जाता है पार्टी के पक्ष में। हमने देखा है राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया और एक जनभावना जुड़ी उसके साथ। मनु जी, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज सुन लीजिए फिर। देखिए, कांग्रेस ने जो राहुल गांधी की यात्रा के दौरान जो चीजें देश के अंदर पाई, मैं कह रहा हूं कि उसकी एक अच्छी कोशिश है कि हर इशू को टच करने का प्रयास उसने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में किया है। हो सकता है कुणाल जी इस चीज पर बुरा मान गए हों, लेकिन ये सच्चाई है कि कांग्रेस की कमजोरी सिर्फ एक चीज दिखती है, अगर उसको सुधार लिया जाए कि उनके जो वादे हैं वो पब्लिक तक अगर पहुंच जाएं तो हो सकता है कि वो मोदी की जो लहर है, क्योंकि आपके सामने बताऊं, पर्टिकुलर कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का नहीं लड़ रहा है, मोदी का चेहरा लड़ रहा है, आपका कैंडिडेट लड़ रहा है। तो आपको नेशनल इशू लेकर आना पड़ेगा अगर उस चेहरे पर आपको अटैक करना है। इसलिए मैंने इस प्रश्न को यहां उठाया था कि कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चीज पर उतना फोकस नहीं कर रही है। इसलिए अगर ये लाती है तो हो सकता है कि मोदी के चेहरे की अपेक्षा ज्यादा प्रभाव डाल सकती है, क्योंकि चेहरे पर नहीं है चुनाव। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कैंडिडेट हैं आप उनमें देखिए, कम चेहरे का ज्यादातर नुकसान देखने को मिल रहा है, लेकिन जो उसको बेनिफिट मिल रहा है वो मोदी का चेहरे का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक है बाबूलाल शर्मा जी, मैं चाहूंगी आप इस पर भी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जो मैंने एक मेंशन किया है पॉइंट, पेपर लीक नियंत्रण के लिए कानून बनाएंगे, क्या वाकई इसका इंपैक्ट खासतौर पर युवाओं के लिए, क्योंकि हमने आए दिन देखा है उत्तर प्रदेश में तो आए दिन युवा इसी बात को लेकर परेशान रहते हैं। देखिए, इसके माध्यम से युवाओं के बीच में एक आकर्षण पैदा करने का प्रयास है। पेपर लीक कैसे रुकेगा ये व्याख्या इसके अंदर में नहीं है, लेकिन एक संकल्प है कि हम पेपर लीक रोकने का प्रयास करेंगे। ये युवाओं को साधने का एक प्रयास है। मैं आपको बताऊं कि मैंने जो ओवर कॉन्फिडेंस का शब्द कहा था वो मैंने इस दृष्टिकोण से कहा था कि 2024 के चुनाव में ये बात कही जा रही है कि 2047 तक हम विकसित बना देंगे। 23 साल का वक्त होता है और ये गारंटी मोदी की है, 2047 तक हम विकसित भारत बना देंगे, ये मोदी की गारंटी है। लेकिन मोदी जी 23 साल शासन में रहेंगे ये गारंटी नहीं है। इसलिए जो है ये मोदी की गारंटी कैसे सक्सेस होगी 23 साल बाद तक, या 23 साल तक कैसे जनता उनको संदीप शर्मा जी आऊंगी, आप ही से जवाब लूंगी इसका। मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा। हाँ संदीप शर्मा जी, मैं आप ही के पास आऊंगी, इनकी बात पूरी हो जाए। ये प्रश्न लोगों के मन में उठ रहा है कि ये कैसे संभव होगा। तो ये जो है निश्चित रूप से जो है जो चीजें सामने आ रही है उसका जो है इम्पैक्ट जो है वो बड़ा सीधा सीधा होगा। हुक्मरान तब कौन होगा और उस वक्त मोदी जी की गारंटी का वजूद क्या रहेगा, ये प्रश्न लोगों के मन में जरूर उठेगा कि आखिर ये 2047 तक की बात क्यों की गई है। जी ठीक है संदीप शर्मा जी, अब जवाब दीजिएगा आप कि 2047 तक वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्या शासन में रहेंगे तब तक। नहीं, मैं पूछता हूँ, कांग्रेस पार्टी बोलती गरीबी दूर कर देंगे। बाबूलाल शर्मा जी ने पूछा क्या कभी कि कब तक दूर करेंगे? कांग्रेस पार्टी ने इंदिरा गांधी से लेकर के आज तक कहते कि हम गरीबी दूर कर देंगे देश में। क्या हुआ? 70 साल शासन में रहे। बाबूलाल शर्मा जी ने कभी पूछा क्या कितने दिन में पूरा करेंगे, गरीबी दूर करेंगे? अरे भाई, देश की जो आज स्थिति है और जिस रफ्तार से हम देश को विकासशीलता के देश क्रम में ले जा रहे हैं, उस पर हमको भरोसा है कि आने वाले 23 साल में हमारा देश जो है एक विकसित भारत बन जाएगा। एक बहुत सीधी सी बात है, इसमें इतना कौन सा जलेबी जैसा प्रश्न है भाई? अब मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि इस रफ्तार से अगर ये काम होगा तो हमारा देश जो है उस स्तर को अचीव कर लेगा 2047 तक। ये तो बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल गणित है।
और मुझे समझ नहीं आ रहा कितने हमारे वरिष्ठ पत्रकारों के बात क्यों समझ नहीं आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमारी पार्टी ने कौन कौन सा काम किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। आपको बताता हूं कि बॉर्डर में अगर की कोई इन्फिल्ट्रेशन होता था चीन के बॉर्डर में, अगर की हमारी सेना को वहां पहुंचने में 7 दिन का समय लगता था। तमाम तरह के वहां पर जितने बोगदे बनाए गए, टनल बनाए गए हैं, उसके माध्यम से आप वहां 22 घंटा 23 घंटा में पहुंच रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा का आज हालत यह है कि पहले तो हर जगह ये अनाउंस होता था रोज रेलवे स्टेशन में कि किसी बैग को देख करके छुए मत, उसमें बम हो सकता है। रेलवे स्टेशन में अनाउंस होता था। पिछले 10 साल में मोदी जी की सरकार आने के बाद इस तरह से अनाउंस होना बंद हो गया है। ये बात सबको पता होना चाहिए। और देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा जिस ढंग से मजबूत किया मोदी सरकार ने, इसके लिए हर भारतीय को गौरव है। दुनिया में भारत का मान प्रतिष्ठा जिस ढंग से बढ़ा है, उसमें पूरे भारत नहीं, पूरे हमारे जितने दूसरे देश में जाकर के रहने वाले जो हमारे भारतीय हैं उनको भी गौरव हुआ है। और इन सब चीजों को अगर हम नजरअंदाज करने चलेंगे, केवल इसी तरह की बात करते रहेंगे, तो इससे कोई बात नहीं बनेगी। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं कांग्रेसी, अगर इन्होंने अगर दूध पिया है तो एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हमारे किसी नेता के ऊपर लगा के दिखाएं। ये बोलते हैं वो वॉशिंग मशीन में चला गया, वॉशिंग मशीन। संदीप शर्मा जी पहले तो मैं नहीं संदीप शर्मा जी, मुझे टोकना होगा। आप थोड़ा शब्दों का मर्यादित रखिए, शब्दों को मर्यादित रखिए। मैंने सुधार लिया उसको, बिल्कुल। हाँ, शब्दों को मर्यादित रखिए। मैंने उसको सुधार लिया। ठीक है, ठीक बोल रहा हूँ। अगर इन्होंने अगर कहीं सही में दूध पिया, दूध पीने के बाद क्या गलत शब्द कहा मैंने? अमित श्रीवास्तव, अब रुक जाइए। अमित श्रीवास्तव, मेरी बात पूरी होने दीजिए, रुक जाइए। 30 सेकंड और। हाँ, जिस ढंग से आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर कृषि का क्या विकास हुआ, तो थोड़ा मेरे को 10 सेकंड का समय दीजिए, मैं आपको बताता हूँ। कांग्रेस के जो पूर्ववर्ती सरकार थी उस समय डीएपी के दाम जो 1300 रुपया था, आज भी डीएपी के दाम 1300 रुपया है। यूरिया का दाम जिसकी बात कर रहे हैं ना 300 रुपये बोरी था। हमने अगर के वजन घटाया है तो मूल्य घटा करके उसको आज जो है 267 रुपया कर दिया है। इसका भी ध्यान रखें। आपको मैं बताता हूँ, कृषि की एक दवाई होती है नोमिनो गोल्ड। कांग्रेस सरकार में मनमोहन सिंह के समय में वो 7800 लीटर का आता था। आज वो नोमिनो गोल्ड नाम की दवा जो 2800 रुपये लीटर में मोदी सरकार में मिल रही है। आपको बता देता हूँ कि जितने हमारे अपने तिलहन और दलहन है, इनके दाम जो है 200 से 250% बढ़े हुए हैं। इस बात को भी हमारे कांग्रेसी भाइयों को सोचना चाहिए। धान का दाम जो 1300 रुपये था, ठीक है अमित श्रीवास्तव, ये सारी चीजों दलहन तिलहन से लेकर के अनाजों के दाम बढ़े हैं, कृषि लागत घटी है। ठीक है संदीप जी। अमित श्रीवास्तव जी, हमारे किसानों को फायदा। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से ये भी कहा गया कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो तुरंत बीजेपी अपने संकल्प पत्र पर काम करना शुरू कर देगी। यानी कि वो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से आ रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मेरी घोर आपत्ति है कि जिस प्रकार से हमारे बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी की बात का जब बीजेपी के नेताओं के पास जवाब नहीं होता है, तो वो प्रधानमंत्री जी से प्रश्न करे ना कि क्या प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने का वादा नहीं किया था? 15 लाख अकाउंट में कहा था, नहीं कहा था? एक मिनट संदीप भैया, आपने जब बोला था तो मैंने नहीं बोला। संदीप जी एक मिनट रुक जाइए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। और देखिए, जिस प्रकार क्या उन्होंने नहीं कहा था कि प्रधानमंत्री जी से वो क्यों नहीं पूछते कि किसानों की आय आपने दुगनी करने का वादा किया था, आपने लागत दुगनी कर दी। अभी वो सुरक्षा की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने कहा था पिछले घोषणा पत्र में कि हम वहां की कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे, लेकिन आप देखिए जिस प्रकार से मणिपुर में हिंसा जारी है और प्रधानमंत्री की उसमें चुप्पी है, उसी प्रकार से उन्होंने कहा था स्पेशल टास्क फोर्स बनाकर हम काला धन लाएंगे, लेकिन जिस प्रकार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे भी वो छुपाना चाहते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये चाहते क्या है। और जिस प्रकार से आपने कहा कि कांग्रेस का जो न्याय पत्र आया था, मैं आपको बता दूं, हमारे न्याय पत्र में हमने 10 विषयों को सिलेवार उसमें बताया कि हम क्या करेंगे। 48 पेज का न्याय पत्र, 10 न्याय और 25 गारंटी हमने उसमें दी है। और आपके माध्यम से मैं मनु जी यही चीज कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास जब लोगों को कहने के लिए कुछ नहीं होता, ये तो डरते हैं अपने शाह और शहंशाह जी से प्रश्न करने में, तो ये कहां से डरेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस देश में लोकतंत्र का चीरहरण लगातार जारी है और लोकतंत्र की जीत, अगर लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, ठीक है, माफी के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि आपका इंडिया वीडियो में नहीं दिख पा रहा है। अति आवश्यक है। ठीक है, बोलिए, बात पूरी कीजिए। जी मनु जी, मैं वही चीज आपसे कहना चाहता हूं कि क्या इस देश में उन ज्वलंत मुद्दों की बात नहीं होनी चाहिए? क्या अगर आपके कोई प्रश्न उठा दे तो आप उसके ऊपर चढ़ जाएंगे कि आपने जो वादे किए थे आपने उसे फुलफिल क्यों नहीं किया? कब तक आप उन ज्वलंत मुद्दों से बचेंगे? कब तक आप लोगों को गुमराह करने का प्रयास करेंगे? और मैं आपसे आपके माध्यम से एक ही चीज बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, कॉन्फिडेंस इज कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस हमेशा अच्छा हो सकता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस इज नॉट गुड। तो ओवर कॉन्फिडेंस में ज्यादा मत रहे, क्योंकि अगर ये 2 बार लगातार आए हैं तो उसके पहले 2 बार हम भी रहे,
इसलिए किसी भी मुगलते में ना रहे कि अहम और वहम मत पाले कि अब ये कोई अमृत बिल पी के आगे और जीवन भर रहेंगे। ठीक है, अब ये पूरा चुनाव ही गारंटी वर्सेस गारंटी है, तो किसकी गारंटी चलेगी ये तो 4 जून को पता चल जाएगा। आप सभी का शुक्रिया, नहीं माफ कीजिएगा, अभी नहीं आ पाऊंगी मैं क्योंकि वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए, और किसी को वक्त कम मिला हो तो गेस्ट ज्यादा थे तो मैं माफी चाहूंगी, लेकिन लगातार हम लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे। अब घोषणा पत्र भी आ गया है, संकल्प पत्र भी आ गया है, न्याय पत्र भी आ गया है, अब जनता की बारी है। इसी के साथ इस खास दिन दहाड़े में इतना ही। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।